हेलो एवरीवन। सो आज हम कवर अप करने वाले हैं यूनिट 7 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरबीआई। यूजीसी नेट के अंदर इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इजी शॉर्ट मेथड में मैंने समझाने की कोशिश करूँगी इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, राइट। हमको सबको पता है ये सेंट्रल बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है ये, तो इसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। इट कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। क्या कंट्रोल करता है ये? मॉनेटरी पॉलिसी। हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इसके अंदर कवरअप होएगी, इन डिटेल में देखेंगे हम। इट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहा जाता है? अपेक्स बैंक ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अपेक्स बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैंकों का बैंक है, एक ही बैंक है आरबीआई ऐसा, जो कि भारत सरकार द्वारा सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये बैंकों का बैंक है। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई इस बैंक के अंदर तो सारे बैंक पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इस्टेब्लिश कब हुआ था। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 अंडर द प्रोविज़न ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये याद रखने का कि 1934 में तो एक्ट आया था, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1935 के अंदर हुआ था। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ये याद रखना कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी कमीशन थी या कौन सी संस्था ने मिलके से कहा कि ये आरबीआई को हमको अंडर कंट्रोल में रखना है। ये पहले स्टार्टिंग में प्राइवेट बैंक थी, उसके बाद में इसको नेशनलाइज्ड बैंक किया गया। पर ये किसकी रिकमेंडेशन थी कि बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक बनाया जाता है और किया जाता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस करेगी, वो थी संस्था हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। इसको क्या भी बोला जाता है शॉर्ट में, कोई बोलते भाई रॉयल है, ये तो याद करने का तरीका है, रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हेड क्वार्टर की। कहाँ है हेड क्वार्टर? कहाँ पे है? एक तो कलकत्ता में है, एक मुंबई में है। स्टार्टिंग में कहाँ थी? कलकत्ता में। मतलब कि हम कहें कि 1935 के अंदर सबसे पहले कलकत्ता में इसका हेड क्वार्टर था, उसके बाद में शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? मुंबई के अंदर 1937। ये इम्पॉर्टेंट वो है डेट्स जो आपको याद करने की। 1935 में तो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1934 में एक्ट आया था, मतलब कि एक साथ पहले एक्ट आया था, उसके बाद में इस्टेब्लिश्ड हो गई थी 1935 के अंदर। और मुंबई जो है कब ले जाया गया? 1937 में इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई चला गया, कि वहाँ से रन होता है सब कुछ, इसका कंट्रोल जो है मुंबई में है, पहले कलकत्ता में था। ऑलराइट, द सेंट्रल office of the RBI was initially established in Calcutta. Alright, it was permanently moved to Mumbai. कब? 1937, जो कि मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया यहाँ पे। मुंबई इज द प्रेजेंट हेडक्वार्टर ऑफ RBI. ऑनरशिप, इसकी ऑनरशिप किसके पास में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहले प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट था, फिर इसको हमने गवर्नमेंट के अंडर लाया गया। कौन लेके आए थे? हिल्टन, यहाँ पे बताया था आपको, कौन लेके आए थे? हिल्टन यंग कमीशन। अब इसको कैसे याद करोगे? यंग लोग ही करते हैं ऐसी चीज़ें, तो हिल्टन यंग कमीशन लेके आए थे, जिसे हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। इनिशियली आरबीआई क्या था? प्राइवेट ओन था। ऑलराइट, ठीक है। सिंस नेशनलाइजेशन कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1949 के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे आज़ाद हो गए थे, अब हम अपना कंट्रोल कर सकते थे। इससे पहले प्राइवेटाइजेशन क्यों था? क्योंकि बड़े बड़े ब्रिटिश लोग थे और थे, उनका सब कुछ कंट्रोल था। इस बाद में जब हम आज़ाद हुए, हमको पावर मिली, तो हमने इसे क्या करा? नेशनलाइज कर लिया, और भारत सरकार ने इसे अपना कंट्रोल में ले लिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन में चली गई। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि पहले तो इस्टेब्लिश कब हुई थी, हम बोलेंगे 1935 के अंदर, पर कोई बोलते कि नेशनलाइज्ड कब हुई थी, तो पूरा डेट चेंज हो जाता है, 1 जनवरी 19
1949 के अंदर। ऑलराइट, 1 जैन 1949। स्ट्रक्चर ऑफिस, आरबीआई वॉज वाइड नेटवर्क ऑफ ऑफिस अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अंदर इसका बहुत वाइड है, ऐसा नहीं कि आरबीआई की ब्रांचेस एक दो ही है और है, बहुत वाइड है इसकी स्मॉल ब्रांचेस, वो देख सकते हैं। 27 रीजनल ऑफिसेस, 4 सब ऑफिस कहाँ कहाँ पे है? सबसे बड़े बड़े चेन्नई में देखने को मिलते हैं, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में। ओके, कोलकाता में तो हमें पता है स्टार्टिंग में ही था, मुंबई में फिर प्रेजेंट बड़ा हेडक्वार्टर है, दिल्ली एंड मुंबई में भी क्या है? 4 सब ऑफिसेज है वहाँ पे। अब आते हैं हम मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है आरबीआई, उसके बारे में हम बात करते हैं। इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, क्या करता है? इशू करता है करेंसी नोट्स को। अब कैसे करता है उसका भी हम डिटेल में देखेंगे, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या नोट्स ऐसे ही छाप सकते हैं, जब मन आया छाप दो। बचपन में आता था ना कि भाई नोट की मशीन है तो छाप दो ना, मेरे पास में आती तो मैं तो छाप देती, पर ऐसा नहीं होता है। कैसे करता है आरबीआई वर्क, वो हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या है, मेन फंक्शन क्या है। ये इशू करता है, क्या करता है? इशू करेंसी नोट्स को, ठीक है। आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, ऑल राइट, बट एक्सेप्ट 1 रुपीज़ का नोट नहीं कर सकता, और सारे नोट्स करेगा पर 1 रुपीज़ का नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, क्यों नहीं कर सकता वो भी देखेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा कंट्रोल किसी के पास रहेगा? आरबीआई के पास रहेगा। मतलब कि जो भी होता है, इन्फ्लेशन आता है, क्रेडिट कितना देना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगाना है, ठीक है, और सीआरआर कितना रखना है, एसएलआर कितना रखना है, ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल किसके पास में रहेगा? आरबीआई के पास में रहेगा। कंट्रोल क्या? मनी कितनी सप्लाई होनी चाहिए, कितना क्रेडिट होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, ठीक है, और इन्फ्लेशन आ गया तो क्या करना है, ये सारा कंट्रोल किसके पास में रहेगा? आरबीआई के पास में रहेगा। लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट, रेगुलेशन एंड सुपरवाइजन। रेगुलेशन कैसे हो रहा है कंट्री के अंदर, और सुपरवाइजन भी यही करता है। सुपरवाइज मतलब कि चेकआउट करना कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है किसी के बैंक के अंदर, कोई मतलब कि सभी बैंकों का बैंक है तो किसी बैंक के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, कैसे लोन प्रोसेस हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, किस बैंक को मर्ज करना है, क्या करना है। अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट में जा रही है, उसका रनवे अच्छा नहीं है किसी सिटीज़ के अंदर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, तो उस बैंक का क्या करना है, ये पूरा कंट्रोल आरबीआई के पास में रहता है। वो बैंक कुछ नहीं कर सकती अगर आरबीआई का उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। आरबीआई रेगुलेट्स द सुपरवाइजन बैंक्स के ऊपर, एनबीएफसीज के ऊपर, फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर सबका कंट्रोल किसका रहेगा? आरबीआई का रहेगा। ऑलराइट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आरबीआई एंश्योर स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम ने बात की थी कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या क्या होते हैं, क्या है? मनी मार्केट हुआ, क्रेडिट मार्केट हुआ, ठीक है, मनी मार्केट हुआ, और इंस्टीट्यूशंस हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी हुई, सारे का स्टेबिलिटी देना, उन पे कंट्रोल करना, या कुछ ऊपर नीचे है तो सारों सिस्टम का जो रेगुलेशन है वो किसके हाथ में? आरबीआई के हाथ में है। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जो भी एक्शन लिया जाएगा, कैसे मैनेजमेंट होता है, कितना हमको फॉरेन बैंक से लोन लेना है, कितना लोन देना है, कैसे हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे किसी के लिए इंटरेस्ट रेट जाएगा, क्या होगा फॉरेन में, हम क्या कर रहे होंगे, क्या हम किसी फॉरेन कंट्री से डील कर रहे होंगे, वो सबसे पहले जो चूज़ होगा वो आरबीआई होगा। हाँ, जो इसके ऊपर जो बॉडी है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही आरबीआई को कंट्रोल करती है, पर आरबीआई अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी की तरह मानता है। जैसे एक कंपनी होती है और उसके अंदर जो वर्क करते हैं उनका और एम्प्लॉयज़ का
एक कंपनी खुद को सेपरेट आइडेंटिटी बोलती है, जबकि एम्प्लॉयज़ और उनका ही पैसा लगाया हुआ होता है, एम्प्लॉयज़ मानते हैं वो अपने आप को, जो भी जिनने कंपनी है, ऑनर है, वो अपने आप को एम्प्लॉय की जैसे ट्रीट करते हैं, कंपनी को एक सेपरेट आइडेंटिटी के जैसे रखते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट जो है उन्होंने पूरा आरबीआई पे कंट्रोल कर रखा है, पर आरबीआई अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी मानता है। इसके जो चीफ जस्टिस होता है या गवर्नर होता है, उसका कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। अगर वो एग्री नहीं करता है तो गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? गवर्नमेंट 3 जनों को अपॉइंट, इसमें टोटल जो आरबीआई के अंदर लोग वर्क करते हैं वो 6 होते हैं, मतलब 6, एक गवर्नर होगा, एक चीफ जस्टिस होगा, वो 6 जने होते हैं। कुछ 3 जने तो गवर्नमेंट अपने तरीके से चूज़ करती है कि कौन कौन वर्क करे होंगे। 3 जने जो हैं ये आरबीआई खुद सेलेक्ट करती है। कैसे करती है? वोट लिस्टिंग से। इसको हम डिटेल में देखेंगे। लेट्स मूव टू ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? जो फंक्शंस है उनको, उनका ही कुछ ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा। देखते हैं। मेंटेन स्टेबिलिटी करना, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सपोर्ट जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी पॉलिसी लेके आए उसको अच्छे से रेगुलेट करना। अब इम्पॉर्टेंट जो है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ये बेसिक है जो भी अभी तक मैंने बताया। इम्पॉर्टेंट जो कोई नहीं बताता है, जो हाइड किया जाता है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। इसका ही चलता है। और ये कैसे बनते हैं आपको पता है? आईएसओ, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है गवर्नर। जो टॉप पे होते हैं उन्हीं को ही गवर्नर बनाया जाता है आरबीआई की तरफ से। 3 जने सेलेक्ट किए जाते हैं, वोटिंग होती है, उसके थ्रू बनाए जाते हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक, मतलब उसके ही कहने पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अगर कोई भी वोटिंग सिस्टम और होती है कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो लास्ट जो फाइनल डिसीजन होगा इनके ही सिग्नेचर चलेंगे गवर्नर के। ठीक है। आरबीआई इज़ आरबीआई इज़ गवर्न बाय अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। गवर्न किसकी जो चलती है वो किसके थ्रू चलती है? सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर के थ्रू चलती है। करेंसी नोट्स इशूड बाय आरबीआई, वो कौन कौन से हैं? 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड हमने अभी 2000 के भी नोट देखे थे, वो भी उनके थ्रू ही चलते हैं। ठीक है, किसके? आरबीआई के। बट जो 1 रुपीज़ नोट है वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंट्रोल में रहता है 1 रुपीज़ का नोट। बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो कंट्रोल करता है। कौन है वो मुझे बताना। एंड गवर्नर अभी कौन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब इन शॉर्ट में मैंने ये बनाया है कि कैसे इसका रिवीजन करें फास्ट में। फास्ट ट्रैक करते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। इंपॉर्टेंट डेट्स और लेते हैं। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 के अंदर, 1 अप्रैल 1935। पर एक्ट कब आ गया था? 1 साल पहले। कब आ गया था? 1 साल पहले, वो है 1934। ये सबसे पहले, मतलब कि ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था? कलकत्ता में। यहाँ से हम आते हैं। नेशनलाइज्ड कब हुआ बैंक? 1 अप्रैल 1949 के अंदर। ओके। ये जो सब कुछ हो रहा है किसकी वजह से हुआ? किस कमिटी ने ये एक्शन लेने की कोशिश करी कि ये नेशनलाइज्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको ऑन करना चाहिए गवर्नमेंट को? वो हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू हुआ था। उसे हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। इन 1934 बीच में क्या हुआ था? 1937 के अंदर मैंने जो बोला 1937 के अंदर हुआ। मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया हेडक्वार्टर को। लेट्स अगेन। एक्ट कब आया? 1934 के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ आरबीआई का? 1935, 1 अप्रैल 1935। ओके। हेडक्वार्टर कहाँ पे हमको देखने को मिलता है? कलकत्ता के अंदर। ये किसके कहने पे हुआ? हिल्टन यंग कमीशन के कहने पे नेशनलाइज्ड हुआ आरबीआई 1 जनवरी 1949। क्यों इस टाइम पे? क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास में पावर आ गई थी, स्ट्रेंथ आ गई थी, हम आज़ाद हो गए थे। 1937 के अंदर क्या होता है बीच में ही कि मुंबई इसको शिफ्ट किया जाता है हेडक्वार्टर को,
और प्रेजेंट अभी भी यहाँ पे ही हेड क्वार्टर है। अगर हम हेड क्वार्टर की पहले की बात करें तो कहाँ पे है, कलकत्ता के अंदर। ओके, हेड क्वार्टर अब कहाँ है, मुंबई में। 1934, 1935, 1949 एंड 1937 ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1 रुपी नोट कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसका नेक्स्ट जो है वो मैं लेके आऊँगी। स्टे ट्यून।